बहू अपने मोबाइल में वीडियो बना रही है। तो देखा आपने कैसे अपनी बालकनी में अपना अलग अलग गार्डन बना रखा है, छोटे छोटे फूलों के पौधे लगा रखे हैं और उन्हें किस तरह से सजा रखा है। आप भी अपनी बालकनी को छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगी कि कौन से वो पौधे हैं जिन्हें आप आसानी से उगा सकते हैं। पीछे से उसकी सास चिल्लाते हुए कहती है, बहू ओ बहू कहाँ चली गई है? गैस पर दाल चढ़ाकर पूरी दाल उबल कर हलवा बन गई है। अच्छा दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। लगता है मम्मी जी को गुस्सा आ रहा है, अब पहले उन्हें जाकर संभालना पड़ेगा। बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा तो तुम यहाँ वीडियो बनाने में लगी हुई हो और वो जो रसोई में दाल का सत्यानाश हो गया है उसका क्या? तो कौन सी बड़ी बात हो गई मम्मी जी? आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे किचन में आग लग गई हो। इसी तरह से अगर तुम्हारी वीडियो बनाने की आदत चलती रही तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब रसोई में आग लग जाएगी। कितनी बार समझाया है, गैस पर कुछ भी चढ़ाकर वीडियो बनाने मत बैठा करो, फिर तुम्हारा पूरा ध्यान वीडियो में रहता है और रसोई में खाने का सत्यानाश हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ मत बनाओ और दाल को गलने में समय लगता है। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। जैसे हम तो इतने साल से कच्ची दाल ही बना रहे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं है दाल को गलने में समय लगता है। आपसे तो बात ही करना बेकार है। बहू मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और सास हैरानी में उसे देखती ही रह जाती है। रात का समय, बहू अपने रूम में मिरर के सामने बैठी है और उसने वीडियो ऑन कर रखा है। दोस्तों, चेहरे की स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरा आज का स्किन रूटीन मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि रात में सोते समय कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, मुँह धोने के बाद इस क्रीम को चेहरे पर लगाकर सो जाना चाहिए, जिससे स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है। तभी पीछे से सोनिया का पति आ जाता है और देखता है कि वीडियो ऑन है और पूरे कमरे का व्यू नजर आ रहा है। ये तुम क्या कर रही हो सोनिया? तुम्हें कितनी बार समझाया है रूम में आने के बाद मोबाइल का वीडियो ऑन मत किया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। सोनिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति राकेश पर गुस्सा करती है। क्या यार राकेश, तुमने मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया। कितनी मुश्किल से पिछले 15 मिनट से मैं ये वीडियो बना रही थी। तुम भी ना कुछ नहीं समझते। अब मुझे फिर से पूरा वीडियो बनाना होगा। तुम कमरे में आने के बाद वीडियो नहीं बनाओगी। बस मैंने कह दिया, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है सोनिया। जरूरी नहीं है हर चीज को सोशल मीडिया पर दिखाना। हाँ तो मैं कौन से हमारे प्राइवेट मोमेंट्स को सोशल मीडिया पर दिखा रही हूँ? मैं तो बस अपना नाइट स्किन रूटीन बता रही थी और तुमने आकर मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया। मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी तुमने। रात के 12 बज रहे हैं, तुम्हें फिक्र भी है अपने पति की? बस दिन भर सोशल मीडिया, मोबाइल और वीडियो में लगी रहती हो। कितने दिन हो गए हमने ठीक से बैठकर बात तक नहीं की। तुम्हें इस बात की फिक्र है कि हमारे बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है? राकेश, तुम बच्चों जैसी बातें मत करो। 24 घंटे तो हम साथ में ही रहते हैं, हर रोज ही बात करते हैं, लेकिन तुम्हें तो हर वक्त बस मेरा वीडियो बनाना ही नजर आता है। अब क्या मैं घर में रहकर ये काम भी नहीं कर सकती? तुम्हें नौकरी कराना पसंद नहीं था तो मैंने नौकरी नहीं की, लेकिन कम से कम ऐसे तो अपना समय मैं बिता सकती हूँ ना, वीडियो बनाकर, रील बनाकर। लेकिन तुम्हें उससे भी परेशानी है। नहीं सोनिया, तुम समझ नहीं रही हो। अरे मुझे तुम्हारे वीडियो बनाने से कोई परेशानी नहीं है, ना ही तुम्हारे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से मुझे कोई दिक्कत है। मेरा तो बस इतना कहना है कि हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए तो ही अच्छी लगती है। मम्मी भी बोल रही थी तुम बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगी हो आजकल। तुम्हारा ध्यान किचन में भी नहीं रहता है। अच्छा तो अब आया ना मुझे समझ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान जो भर दिए हैं, इसलिए तुम मुझे बातें सुना रही हो। तुम्हारी मम्मी से देखा थोड़ी ना चाहता है कि मैं अच्छे से खुश रह रही हूँ। आज सुबह से ही वो मुझे बातें सुना रही हैं और अब तो तुम भी आकर मुझे ज्ञान दे रहे हो। तुम गलत समझ रही हो सोनिया। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रही हूँ राकेश। मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे और अब मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। सोनिया उठकर बेड पर जाकर सो जाती है और राकेश उसे देखता रह जाता है। बहू पूरे घर में घूमते हुए मोबाइल में घर का इंटीरियर और डेकोरेशन दिखा रही है। ये देखिए, ये वॉल पेंटिंग मैंने खुद बनाई है और ये कॉर्नर जो ये पॉट दिखाई दे रहा है ना, इसे भी मैंने ही डेकोरेट किया है। ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पर मैंने अपने हाथों से बनाकर विंड चेन लगाई है और जब भी हवा चलती है तो उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है और यहाँ से चलते हुए हमारे किचन आता है और ये सीढ़ियाँ ऊपर मेरे रूम तक जाती है। बहू कहाँ हो? मुझे एक गिलास
गिलास पानी दे दो, मुझे दवाई खाना है। बहू सुनती ही नहीं है, वो तो वीडियो बनाने में व्यस्त है। इसके अलावा आप लोग वॉलपेपर पेंटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल वो भी बहुत ट्रेंडिंग है और उससे आपका वॉल बहुत सुंदर दिखाई देगा। बहू, सोनिया बहू, मेरे शोकेस में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई है और सब महंगे पीस हैं। और आने वाली वीडियो में मैं आपको एक एक चीज मैंने कैसे बनाई ये बताऊंगी। बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है और देखती है कि बहू वीडियो बना रही है और वो गुस्सा करने लगती है। कोई मर रहा होगा ना तो तुम उसकी आवाज मत सुनना, लेकिन अपना वीडियो बनाती रहना। क्या हुआ मम्मी जी, आप फिर से शुरू हो गई? कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ कि एक गिलास पानी दे दो, लेकिन तुम हो कि सुनने का नाम नहीं ले रही हो। मुझे खुद ही उठ कर आना पड़ा। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है मम्मी जी? आप एक गिलास पानी तो उठकर ले ही सकती है ना। तुमसे तो बात ही करना बेकार है बहू। आग लगे तुम्हारे इस मोबाइल को और तुम्हारे इस वीडियो को। इतना बोलकर सास वहाँ से चली जाती है और बहू गुस्से में अपनी सास को देख रही है। अगले दिन सोनिया की सास और उसका पति शादी में जा रहे हैं। बहू, घर का ध्यान रखना और रात में अच्छे से खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेना, मोबाइल में मत लगी रहना। हाँ सोनिया, अच्छे से दरवाजा लॉक रखना और कोई भी आए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे सुबह जल्दी आ जाएंगे। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत करना और शादी एंजॉय करना। मैं यहाँ पर अच्छे से सब चीजों का ध्यान रखूंगी। सोनिया का पति और सास चले जाते हैं और सोनिया वीडियो बनाने लगती है। दोस्तों, आज मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे पति और मेरी सासू माँ शादी में गए हैं और कल सुबह वापस आएंगे, तो आज पूरी रात मुझे अकेले ही बिताना है। लेकिन मैंने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए हैं और मैं आज देर तक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला आज नहीं है। आज मैं आधे घंटे बाद लाइव भी आने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे ज्वाइन करना और हम खूब सारी बातें करेंगे। बहू नीचे की लाइट बंद करके ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और सोशल मीडिया पर लाइव जाकर लोगों से बातें करने लगती है। कुछ ही देर बाद दो नकाबपोश आदमी नकली चाबी से मेन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। वो सीधे उस रूम में जाते हैं जहाँ पर लॉकर रखा है और वो आराम से ताला तोड़कर सारा सामान अंदर रख लेते हैं। उनमें से एक चोर बोलता है, इस शोकेस में भी बहुत महंगी और अच्छी चीज है, वो भी निकाल लेते हैं। नीचे दूसरे वाले कमरे में इसकी सास का सामान रखा हुआ है, वहाँ चलते हैं। इसके किचन में चांदी के कुछ बर्तन भी हैं, वो भी ले लेते हैं। इधर सोनिया लाइव चैट कर रही है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह के 4 बज जाते हैं और वो अपना फोन रख कर सो जाती है। सुबह सुबह सोनिया का फोन बजता है, उसके पति का फोन है। हम लोग आ गए हैं, दरवाजा खोलो। सोनिया नींद में उठकर नीचे आती है और दरवाजा खोलती है और उसकी आंखों में नींद भरी है। सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? सभी लोग अंदर आते हैं और सास और पति देखकर हैरान है कि पूरा घर खाली हो चुका है। चोरों ने पूरा घर साफ कर लिया है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? सारा सामान कहाँ गया? लगता है हमारे घर में चोरी हुई है। सास दौड़कर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा है। गहने पैसे सब चोरी हो चुके हैं। हे भगवान, हम तो लुट गए, चोरी हो गए, गहने पैसे सब लेकर चले गए। अरे बहू, तुम क्या कर रही थी? तुम्हें पता ही नहीं चला क्या? नहीं मम्मी जी, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये सब कैसे हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कहा था ना कि घर का ध्यान रखना। मुझे पता ही नहीं चला राकेश, मैं तो घर का ध्यान कैसे रखती। चोरों ने जिस तरह से चोरी की, ऐसा लगता है उन्हें पता था कि कौन सा सामान कहाँ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कितनी बार समझाया था कि घर का एक एक कोना सोशल मीडिया पर मत डाला करो, लेकिन तुम्हें समझ कहाँ आता है। राकेश सही कह रहा है बहू, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और बनाओ, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालो। घर का ऐसा कोना एक भी नहीं था जो तुमने सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया हो। सब तुम्हारी वीडियो की वजह से हुआ है। आप दोनों तो मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे मैंने ही चोरी करवाई है। और ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी वीडियो बनाने से ही घर में चोरी हुई है? आप दोनों को तो बस बहाना चाहिए मुझे गलत ठहराने का। तभी राकेश देखता है कि दीवार पर एक नोट लगा है। वो जाकर देखता है और पढ़ता है, थैंक यू भाभी जी, हमारी इतनी मदद करने के लिए और सोशल मीडिया पर अपने घर का पूरा नक्शा
हमें दिखाने के लिए। अगली बार जब घर पर अकेली रहो तो ये भी बता देना कि तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है, तो हमें तिजोरी तोड़ना नहीं पड़ेगी। राकेश की नोट पढ़ते ही सोनिया के होश उड़ जाते हैं। उसकी सास सिर पकड़कर रोने लगती है और राकेश भी हैरान है। कांति देवी अपने इकलौते बेटे रोहन की धूमधाम से शादी करके अपनी कहानी माया को खुशी खुशी घर ले आती है। अपने इकलौते बेटे रोहन की बहू से बहुत प्यार करती है अपनी माया को, क्योंकि वो खुशी खुशी घर ले आती है। कांति देवी माया से बहुत प्यार करती है, अपना ही घर समझो, वो उनकी और जैसे अपने मायके में रहती थी बिल्कुल वैसे ही रहो। तुम्हें किसी भी चीज के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है। जी मम्मी जी, तुम्हें ज्यादा घर के काम काज करने की भी जरूरत नहीं है। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई लगी है, बस तुम अच्छे से खाना बनाओ और सबको प्यार से खिलाओ। बहू अपनी सास का व्यवहार देखकर बहुत खुश होती है और मनी मन खुद को खुश नसीब समझती है। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी सास देने के लिए, वरना मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं मुझे कैसी सास मिल जाएगी, लेकिन मेरी सास तो बहुत अच्छी है। अगले दिन रोहन हैरान परेशान घर आता है और सोफे पर आकर बैठ जाता है। उसे परेशान देखकर उसकी मम्मी उससे पूछती है कि क्या हुआ, कि तभी रोहन के पापा और पत्नी भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे बेटा, आज तुम ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पापा, मेरी जॉब चली गई है। ऑफिस वालों ने ये बोलकर मुझे ऑफिस से निकाल दिया कि उन्हें स्टाफ कम करना है। लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम उन्हें 1 महीने का तो नोटिस पीरियड देना ही चाहिए था ना। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से मेरी जॉब कैसे चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरी जॉब मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। सभी लोग परेशान हैं कि शादी के दूसरे दिन ही रोहन की जॉब चली गई, लेकिन वो लोग रोहन को तसल्ली देते हैं कि जल्दी से उसे दूसरी जॉब मिल जाएगी। अगले दिन रोहन हॉल में बैठकर टीवी देख रहा होता है, तभी उसके पास किसी का फोन आता है और वो फोन सुनकर घबरा जाता है। आप क्या बोल रहे हैं? आप रुकिए, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ रोहन, किससे बात कर रहे थे? पापा का एक्सीडेंट हो गया है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। रोहन अपने पापा को लेकर घर आता है, उन्हें काफी चोट आई है। हे भगवान, आपको तो बहुत चोट आई है, एक्सीडेंट कैसे हो गया आपका? अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, एक बाइक वाले ने पीछे से आकर टक्कर मार दी। पापा जी, आप इधर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। डॉक्टर ने आपको प्रॉपर रेस्ट करने को कहा है पापा। पापा, आप अच्छे से दवाइयाँ लेना और आराम करना। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर को, किसकी नजर लग गई है। पहले रोहन की नौकरी चली गई और अब आपका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है मम्मी, ये सब कहने की बात है। जो जब होना है वो होकर ही रहता है। आप चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है पापा ठीक है, बस उन्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। अगले दिन माया की सास अपनी ननद से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ दीदी, क्या बताऊं, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। पहले रोहन की जॉब चली गई और अब आपके भैया का एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारी बहू के पैर अच्छे नहीं हैं। बहू के घर आते ही परेशानियां शुरू हो गईं। नहीं नहीं दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हो? बहू तो बेचारी बहुत ही अच्छी है, सबका बहुत ध्यान रखती है, पूरा घर संभाल रखा है उसने। जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है, फिर बहू को क्यों दोष देना? हाँ वो तो ठीक है भाभी, लेकिन किसी पंडित को एक बार अपनी बहू की कुंडली भी दिखवा लेना, क्या पता बहू में कोई दोष हो। कांति देवी को उसकी ननद की बातें अच्छी नहीं लगती और वो सोच में पड़ जाती है। अगले दिन सास बहू दोनों हॉल में बैठी होती हैं। तभी रोहन और उसके पापा उदास से घर में आते हैं और उन्हें देखते ही कांति देवी पूछती है, क्या हुआ, आप लोग कैसे जीत गए ना? आपके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? नहीं मम्मी, हम लोग कैसे हार गए? हमारे गांव वाली जमीन अब हमें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग कैसे हार सकते हैं? वो केस तो जीता हुआ था, आज तो सिर्फ फैसला सुनाया जाना था ना। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीता हुआ केस हम कैसे हार सकते हैं? सब कुछ तो हमारे फेवर में ही था, फिर भी हम अपनी जमीन हार गए। कोई ना कोई मनहूस साया जरूर हमारे घर पर मंडरा रहा है। एक के बाद एक हमारा नुकसान होता जा रहा है।
कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे घर में हो क्या गया है। कांति देवी की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अगले दिन कांति देवी सुबह सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी अचानक उनका पैर सीढ़ी पर से फिसल जाता है और वो नीचे जाकर गिरती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। अरे मर गई, अरे मैं मर गई। रोहन, माया, कहाँ हो तुम लोग? रोहन और माया दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं कि कांति देवी सीढ़ियों से गिर गई है। जल्दी से वो उन्हें उठाते हैं। कांति देवी का पैर टूट गया है और उन्हें प्लास्टर चढ़ा है। वो सोफे पर बैठी दर्द से कराह रही है। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए थे जो ये सब भुगतना पड़ रहा है। ये लो मम्मी, दर्द की दवाई खा लो, इससे आपको आराम मिलेगा। दवाई तो मैं खा लूंगी बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे घर में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए एक के बाद एक हम पर परेशानियां आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, ये दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा ही है बहू, तो हमारे साथ ही क्यों हुआ? हम लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है तुम्हारे ही पैर शुभ नहीं हैं। ये आप क्या बोल रही है मम्मी जी? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जब से शादी हुई है हम पर कोई ना कोई परेशानी आ रही है। पहले रोहन की जॉब चली गई, उसके बाद तुम्हारे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, फिर हम जीता हुआ केस हार गए। मुझे लगता है मुझे किसी पंडित से बात करनी पड़ेगी, अब वही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। अगले दिन कांति देवी पंडित जी के साथ बैठी होती है और पंडित जी माया की कुंडली देख रहे हैं। पंडित जी कुंडली देखकर घबरा जाते हैं और बताते हैं, शांति देवी जी, आपकी बहू तो पिछले जन्म से पाप अपने सिर लेकर आई है, जो कि इस जन्म में आप लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? ऐसा भी होता है क्या? कुंडली तो यही बता रही है। पिछले जन्म में इसने जो गलत काम किए थे, जो पाप किए थे, वो इसे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। इसे ही तो कर्म कहते हैं कांति देवी जी। लेकिन अब हम क्या करें पंडित जी? कोई तो रास्ता बताइए। जब से बहू के कदम घर पे पड़े हैं, दुर्घटना पर दुर्घटना हो रही है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने बहू के हाथ से अच्छे कर्म करवाइए। घर में पूजा हवन करना होगा और गरीबों को दान देना होगा। साथ ही हर महीने कुछ कपड़े, खाना जरूरतमंद लोगों को दान कीजिए। इसका अच्छा फल बहू को मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। कांति देवी पंडित जी की बात मान लेती है, लेकिन बहू को इस पर यकीन नहीं होता और वो दुखी होती है। मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना चाहा, फिर मेरी वजह से ये सब कैसे हो सकता है? कांति देवी अपनी बहू को प्यार से समझाती है, बेटा, इस संसार में सब कुछ कर्म पर ही निर्भर करता है। जो कर्म इस जन्म में करेंगे, अगले जन्म में हमें वही कर्म भुगतने पड़ेंगे। हो सकता है पिछले जन्म में तुमने कुछ गलत काम किए हो, जिसकी वजह से हम सबको यहाँ भुगतना पड़ रहा है। मैं किसी के लिए भी अच्छी नहीं हूँ मम्मी जी। इससे पहले कि कुछ और दुर्घटना हो जाए, मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, ताकि कम से कम आप लोग सुखी तो रहेंगे। नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने हमें रास्ता बताया है, हम उनके हिसाब से काम करेंगे और भगवान ने चाहा तो जल्दी से ही ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगले दिन घर में हवन पूजा करवाया जाता है, पूरे घर को शुद्ध किया जाता है। कांति देवी अपनी बहू के हाथों गरीबों को कपड़े और खाना दान करवाती है। इसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। थैंक यू मम्मी जी, मेरा इतना साथ देने के लिए। आपकी जगह अगर कोई और सास होती तो शायद मुझे मनहूस बोलकर कब का घर से निकाल देती, लेकिन आपने तो मेरा पूरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया। ये तो हमारा फर्ज था बेटा। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, इस घर की बहू हो। तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो किसका दूंगी? लेकिन हाँ, उसके बदले तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। क्या मम्मी जी? अब जल्दी से मुझे दादी बना दो और इस घर में एक नया नन्हा मेहमान ले आओ। अपनी सास की बात सुनकर माया शर्माने लगती है। ऋतु ने अपने बेटे राहुल की शादी किरण से की है। ऋतु अपनी बहू किरण को बहुत पसंद करती है और उसे बहुत प्यार भी करती है, क्योंकि उसकी बहू
सर्वगुण संपन्न है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता मेरे बेटे राहुल को इतनी अच्छी पत्नी मिली है। किरण बहुत अच्छी है, जो काम बोलो फटाफट कर देती है। एकदम सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू। खाना बनाने में माहिर, साफ सफाई करने में माहिर, लोगों की खातिरदारी करने में तो माहिर। कहाँ मिलती है आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियाँ। हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहो घर आ जाना, फिर तुम्हें मिलवाती हूँ अपनी बहू से। पीछे किरण अपनी सास के लिए चाय लेकर खड़ी होती है। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। अरे वाह वाह बहू, तुमने तो मेरी पसंद की चाय बनाई है। आ जाओ, दोनों साथ में बैठकर पीते हैं। दोनों सास बहू बैठकर चाय पीने लगते हैं। बेटा, राहुल का फोन आया था। शाम को बता रहा था कि उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं। 3-4 लोग होंगे। क्या तुम अकेले खाना बना लोगे या फिर मैं खाना बनाने वाली को बुला लूं? अरे नहीं मम्मी जी, इसकी जरूरत नहीं है। 4-5 लोगों का खाना ही तो है, मैं आराम से बना लूंगी। आप बस मुझे बता दीजिए क्या क्या बनाना है। ठीक है बेटा, तुम फिर ऐसा करो, 2 सब्जी, दाल, पुलाव, सलाद, अचार, पापड़, रायता इतना बना लो। और मेरी को जरूरत लगे तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। नहीं मम्मी जी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो यहाँ पर आराम कीजिए, मैं बना लूंगी। इतना बोलकर किरण किचन में चली जाती है। 1 घंटा हो जाता है। सास को लगता है शायद किरण को कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी। एक बार देख लेती हूँ बहू को, शायद कुछ मदद ही कर लूँ, उसको कोई जरूरत होगी। सास किचन में जाकर देखती है तो बहू ने 1 घंटे के अंदर ही 5 से 6 लोगों का पूरा खाना बना दिया। सास हैरान रह जाती है और वो अपनी बहू से पूछती है, बहू क्या तुमने सारा खाना बना लिया है? हाँ मम्मी जी, सब कुछ बन चुका है, जो जो आपने बताया था। ये देखिए, 2 सब्जी, पुलाव, रायता, सब कुछ तैयार है और मैंने मैंगो जूस भी बना दिया है। बेटा, अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था, तुमने 1 घंटे में इतना सारा खाना अकेले बना लिया? हाँ मम्मी जी, मुझे तो हमेशा से ही खाना बनाना पसंद है, इसलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ। किरण की सास हैरान रह जाती है कि उसकी बहू ने सिर्फ 1 घंटे में इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बना लिया। लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश होती है कि उसे इतनी अच्छी बहू जो मिली है। अगले दिन रितु अपनी बहू को बुलाती है और उससे घर की साफ सफाई के बारे में बात करती है। किरण बेटा, मैं ऐसा बोल रही थी कि बहुत दिन हो गए घर में सफाई नहीं हुई। एक काम करते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं। बहुत बड़ा घर है, तुम अकेले तो नहीं कर पाओगी और मैं भी तुम्हारा ज्यादा हाथ नहीं बटा पाऊंगी क्योंकि मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। इसलिए मैं एक काम करती हूँ, पड़ोस में काम करने वाली बाई से बात कर लेती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी। 4-5 दिन में तुम लोग दोनों मिलकर घर में साफ सफाई कर लेना। नहीं मम्मी जी, किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पूरे घर की साफ सफाई कर दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा, घर बहुत बड़ा है, तुम अकेले नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं पड़ोस में रहने वाली बाई से बात कर लेती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर दिया करेगी। मैंने कहा ना मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अकेले ही घर की साफ सफाई कर लूंगी। आप बस आराम कीजिए और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हारी बुआ के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक वापस आऊंगी। तुम घर का ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ठीक है मम्मी जी। रितु इतना बोलकर अपनी ननद के यहाँ चली जाती है और शाम को जब वापस आती है तो देखती है कि पूरा घर चमक रहा है, जैसे कि घर की सफाई हो चुकी हो। ये देखकर रितु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। किरण बेटा, ये क्या, तुमने घर की सफाई कर ली? हाँ मम्मी जी, मैंने घर की सफाई भी कर दी और शाम का खाना भी बना दिया। लेकिन कैसे बेटा, तुमने पूरे घर की सफाई सिर्फ कुछ ही घंटों में कैसे कर ली? क्या तुमने किसी को मदद के लिए बुलाया था क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने अकेले ही पूरे घर की सफाई कर ली। ये कैसे पॉसिबल है बेटा, तुमने इतने बड़े घर की सफाई अकेले कर ली और घर तो ऐसा चमक रहा है जैसे नया पेंट हो गया हो। मम्मी जी, मुझे आदत है इतना काम करने की, मैं अपने घर में भी अकेले ही काम किया करती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कर लिया है।
अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर बहू ने अकेले कैसे पूरे घर की सफाई कर दी, वो भी कुछ ही घंटों में। और वो खुद से बोलती है, इतना बड़ा घर और इतने सारे कमरे, साथ ही इतना सारा सामान भी मेरे घर में है, लेकिन बहू ने अकेले सिर्फ 4-5 घंटे में कैसे सफाई कर ली। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, या तो इसने किसी को सफाई के लिए बुलाया होगा या फिर कोई और बात है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन राहुल अपने कमरे से अपनी बीवी को आवाज लगाता है, किरण, किरण कहाँ चली गई? क्या हुआ राहुल? बेटा क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे मम्मी, मेरे सारे कपड़े आप लोगों ने धोने में डाल दिए और किसी पर भी प्रेस नहीं है। अब मैं ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगा, इसीलिए किरण को बुला रहा हूँ। तभी किरण भी वहाँ जाती है। क्या हुआ राहुल, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? एक तो तुमने मेरे सारे कपड़े धो दिए और किसी पर प्रेस भी नहीं है। अब मैं ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगा? मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी सारे कपड़ों पर प्रेस करके लाती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। किरण की सास सोचती है यही सही मौका है सच्चाई पता लगाने का कि आखिर किरण इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती है। उसकी सास उसके पीछे पीछे चली जाती है और दरवाजे के पीछे छुपकर देखती है कि आखिर किरण काम कैसे करती है। किरण ने सभी कपड़ों को एक साथ टेबल पर रखा और चुटकी बजाई तो सारे कपड़े प्रेस हो गए और प्रॉपर रेडी भी हो गए। ये देखकर उसकी सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना ही नहीं, किरण की आंखों का रंग भी हरा हो जाता है और वो अपने आप से ही बातें करती है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इस घर और राहुल को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा है, फिर चाहे मुझे किरण की बॉडी का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। मैं जिन हूँ, लेकिन अब तो मैं इंसान बनकर इसी घर में रहूंगी। किरण के मुंह से बातें सुनकर, उसके बदले रंग ढंग देखकर उसकी सास बेहद डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो दौड़कर अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और हैरान परेशान इधर उधर घूमने लगती है। हे भगवान, मेरी बहू के अंदर एक जिन बसी हुई है और मुझे इतने दिनों तक पता भी नहीं चला। अब मैं क्या करूंगी? कैसे इस जिन को अपनी बहू के शरीर से निकलवाऊंगी? मदद कीजिए भगवान, कुछ मदद कीजिए। अगले दिन ऋतु अपनी बहू किरण को बुलाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ किरण बेटा, बैठो मेरे पास, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बताइए। बेटा, तुम्हारी जो बुआ सास है ना, जिनके यहाँ मैं 2 दिन पहले गई थी, वो अपनी बहू को लेकर बहुत घमंड करती है। उनका कहना है कि उनकी जैसी बहू इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरे सामने भी वो अपनी बहू की इतनी तारीफ करती है और इतना सब कुछ बता रही थी कि उनकी बहू कुछ भी कर सकती है, इतनी टैलेंटेड है कि 50 लोगों का खाना एक साथ बना सकती है। उसमें कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी, वो तो मैं भी बना सकती हूँ। 50 क्या, मैं तो 100 लोगों का खाना अकेले और सिर्फ 1 घंटे में बना सकती हूँ। वो ये भी बोल रही थी कि उनकी बहू कढ़ाई बुनाई में भी माहिर है। वो तो मुझे भी आता है मम्मी जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप कहेंगे तो मैं अपने हाथों की आपको कढ़ाई बुनाई करके दिखाऊं? हाँ बेटा, मुझे पता है और मैंने भी उन्हें यही कहा कि ये सब तो मेरी बहू भी कर सकती है, इसमें कौन सी नई बात है बेटा। लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी बोली कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उन्हें क्या बोलूं। कौन सी बात मम्मी जी? उन्होंने मुझे कहा कि उनकी बहू के अंदर एक और टैलेंट है, उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो एक छोटी सी बाल्टी में समा जाती है। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। अब ऐसा तुम तो नहीं कर सकती, तो वो मैं क्या ही बोलती, चुपचाप उनकी बात ही सुनती रही। उनकी बहू बाल्टी में समा सकती है, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी, वो तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरी भी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि मैं बाल्टी में क्या, मैं तो आपको एक छोटी सी बोतल के अंदर समा कर दिखा सकती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटा, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको यकीन नहीं होता तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि आपकी बहू ही सबसे बेस्ट है। हाँ हाँ बेटा, अगर तुमने ये करके दिखा दिया तो मैं अपनी ननद को ये सब बताऊंगी और उन्हें कहूंगी कि सिर्फ उनकी बहू नहीं, मेरी बहू भी ये सब कर सकती है और बेस्ट है। किरण किचन में जाती है और एक छोटी सी बोतल लेकर आती है। अब आप देखना मम्मी जी, 1 मिनट के अंदर इस बोतल के अंदर मैं चली जाऊंगी। जैसे जिन उस बोतल में जाती है, किरण की बॉडी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है
और किरण की सास जल्दी से उस बोतल का ढक्कन लगा देती है और उस जिन को बोतल में कैद कर लेती है। वो जिन बोतल के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। मुझे माफ कर देना जिन, लेकिन मैं क्या करती, मुझे अपनी बहू को बचाना था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब मैं तुम्हें दूर किसी नदी में फेंक कर आऊंगी, तुम वापस किसी बहू के शरीर में प्रवेश ना कर सको ताकि। और इस तरह से अपनी चालाकी से ऋतु अपनी बहू को एक जिन से छुटकारा दिला देती है। बहू, सूरज से कह देना कि ऑफिस से आते वक्त बाजार से आंवला और कच्ची कैरी ले आएगा। ठीक है मम्मी जी। हाँ, घर में रखा अचार खत्म होने वाला है, सोच रही हूँ उसके खत्म होने से पहले ही और नया अचार बना के सबके लिए रख दूँ। और मम्मी जी, इस बार मुझे भी अचार बनाना सिखा देना। ठीक है। शाम को बहू, खाना तैयार है? जी मम्मी जी, मैंने सारा खाना बना दिया है। क्या बनाया है आज खाने में? आलू मटर की सब्जी, रोटी और साथ में चटनी भी है। अच्छा तो ठीक है, डाइनिंग टेबल पर जल्दी से खाना लगा दे, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है मम्मी जी। पूनम अपनी सास को खाना परोसती है और इसी बीच उसकी ननद नीतू भी वहाँ जाती है। भाभी, बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए भी खाने लगा दो। ठीक है नीतू, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ सुनो भाभी, खाने के साथ थोड़ा अचार भी ले आना। अच्छा ठीक है। खाने के साथ में अगर खट्टा मीठा अचार हो तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। ये बात तो तूने सही कही नीतू। ये लो नीतू तुम्हारा खाना और ये अचार। थैंक यू भाभी। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है? बड़ी थकी थकी सी नजर आ रही है। कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा सिर दर्द है। ऐसा है तो कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले। मैं आराम कर लूंगी तो बाकी काम कौन करेगा मम्मी जी? रहने दीजिए, ये सिर दर्द थोड़ी देर में ही खुद ठीक हो जाएगा। अरे तू चिंता क्यों करती है? चिंता मत कर। अरे नीतू है ना, हम दोनों मिलकर किचन का सारा काम निपटा देंगे। अब तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। अच्छा मम्मी जी ठीक है। इसके बाद पूनम अपने कमरे में जाकर आराम करने चली जाती है। अगले दिन मम्मी जी, मैं सूरज जी के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैंने सबके लिए खाना बना दिया है, आप टाइम से भी खा लेना। ठीक है बहू। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद ममता और नीतू को भूख लगने लगती है। नीतू, मेरे लिए खाना परोस दे और ऐसा कर तू भी साथ में खाना ले आई हो अपना। ठीक है माँ। और हाँ, खाने के साथ अचार लाना मत भूलना। अच्छा ठीक है। नीतू अपनी माँ के लिए खाना लेकर आती है। इसमें अचार कहाँ है? अचार खत्म हो गया माँ। खत्म हो गया? नहीं नहीं, अचार इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था, अभी तो बरनी में बहुत अचार था। तो आप खुद जाकर देखो, किचन में देख लो जाके। ममता अचार की तलाश में किचन की ओर जाती है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। अरे ये क्या? अचार तो सच में खत्म हो गया है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो काफी अचार बचा था। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। नीतू और ममता बिना अचार के ही खाना खाते हैं और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अगले दिन आज धूप अच्छी निकली है, ऐसा करती हूँ आज कच्ची केरी और आंवले को धूप में सुखा देती हूँ और कल उसका अचार बना दूंगी। हाँ मम्मी जी। माँ, इस बार मिर्च का अचार भी बनाना प्लीज। ठीक है, लेकिन अभी पहले फ्रिज में रखी कच्ची कैरी और आंवला लेकर आ और मेरे साथ उन्हें काटने में मदद करवा। अच्छा ठीक है। नीतू फ्रिज से आंवला और कच्ची कैरी लेने जाती है मगर पूरे फ्रिज में उसे ये दोनों ही नहीं मिलते और वो खाली हाथ ही अपनी माँ के पास वापस आ जाती है। माँ, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? मैंने परसों ही सूरज से आंवला और कच्ची कैरी मंगवाकर खुद अपने हाथ से फ्रिज में रखे थे। बहू, ऐसा कर तू देख कर आ। वैसे भी नीतू को कभी कुछ नहीं मिलता। सच में माँ, फ्रिज में कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद पूनम भी खाली हाथ ही सास के पास आती है। माँ जी, नीतू सही कह रही है, आंवला और कच्ची कैरी नहीं मिल रहे हैं। ये तो नामुमकिन है। इतने सारे आंवला और कच्ची कैरी आखिर कहाँ जा सकते हैं? आसमान खा गया या धरती निकल गई उन्हें? पता नहीं मम्मी जी। माँ, मुझे तो लग रहा है कि घर में कोई चोर घुस आया है। क्या चोर? हाँ नीतू, अब तो मुझे भी लग रहा है
कि कोई तो है जो घर में चोरी कर रहा है और सारा अचार भी उसी ने चुराया होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रहे हैं, घर में कोई चोर नहीं आया। तू कुछ नहीं जानती बहू, नीतू सही कह रही है, चोर ने ही हमारा सारा अचार चुराया था और अब आमला और कच्ची केरी भी चुरा ली। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तो इस बात पर पूरा यकीन है भाभी। एक बार मेरे हाथ ये चोर लग जाए फिर देखना, मैं इस चोर को छोड़ूंगी नहीं। आप भी ना ये किन बातों में उलझ रही है मम्मी जी, छोड़िए आप इन बातों को। मैं सूरज जी से कहकर आंवला और कच्ची कैरी मंगवा लूंगी, वो तो आ ही जाएगी बहू। मगर घर में अब चोर आने लगे हैं तो संभल कर रहना पड़ेगा ना। ठीक है मम्मी जी, मुझे किचन में कुछ काम है, जरा वो मैं करके आती हूँ। पूनम वहाँ से चली जाती है। आज तो मेरा शिकंजी पीने का बड़ा मन कर रहा है, नींबू भी रखे हैं, जाकर एक गिलास शिकंजी बनाती हूँ। ममता अपने लिए शिकंजी बनाने के लिए किचन की तरफ जाती है। ये क्या, सारे नींबू कहाँ गए? कल तक तो यहीं थे, घर में नींबू का भी कुछ भी नहीं बना अभी तक। इसका मतलब नींबू भी चोरी हो गए। तभी नीतू अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, आप किचन में क्या कर रही हो? ये देख, आज घर में नींबू भी चोरी हो गए हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या। लेकिन माँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये चोर खाने पीने का सामान ही क्यों चोरी कर रहा है? खाने के लिए चोरी कर रहा होगा, और किसके लिए? लेकिन चोर पैसे भी तो चोरी कर सकता है ना। तो मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही है? मैं चोर थोड़ी ना हूँ। जाकर अपनी भाभी को बुला कर ला, उससे पूछते हैं कि कहीं उसने तो घर में किसी को आते जाते नहीं देखा। ठीक है, मैं भाभी को बुलाती हूँ। नीतू अपनी भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, आप क्या कर रही हैं? आपको माँ बुला रही है। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। नीतू जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ती है, उसके पैरों की तरफ एक आंवला आ जाता है। अरे ये क्या, ये यहाँ कैसे आया? शायद बेड के नीचे से आया है। अरे नहीं नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। एक मिनट, मुझे बेड के नीचे देखने दीजिए। नीतू जैसे ही बेड के नीचे झांकती है, सारा सच सामने आ जाता है और नीतू अपनी माँ को भी कमरे में बुला लेती है। माँ जल्दी आइए, ये देखिए चोर मिल गया। अरे नीतू, ये क्या कह रहे हो? ममता दौड़ी दौड़ी अपनी बहू के कमरे में आती है। कहाँ है चोर? अभी पुलिस को बुलाती हूँ। माँ, आपके सामने चोर खड़ा है, भाभी ही है घर की चोर। दिमाग तो ठीक है तेरा, ये क्या बकवास कर रही है? ये देखिए, ये रहा प्रूफ, ये रहा आंवला जो किचन से गायब हुआ था, और ये देखिए भाभी के बेड के नीचे से मुझे अचार की एक खाली बरनी भी मिली, जिससे साफ हो जाता है कि भाभी ही चोर है, जो इतने दिनों से अपने घर में ही चोरी कर रही थी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर ये सब तेरे कमरे में कैसे आया? सास बहू में बहस चल रही होती है कि तभी सूरज की एंट्री होती है। मैं बताता हूँ सबको सच क्या है। आ गया तू बेटा, देख जरा, बहू अब चोरी करने लगी है। क्या आप सबने ध्यान दिया कि जो भी घर से चोरी हुआ है वो सब खट्टी चीजें थी? ये तो हमने नोटिस ही नहीं किया। दरअसल माँ, आपकी बहू का मन खट्टी चीजें खाने का कर रहा था, और ऐसा क्यों हो रहा था ये बात तो आप भी जानती ही होंगी। क्या सच में बहू तेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है? हाँ मम्मी जी, तो इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ, और नीतू बुआ बनने वाली है। अच्छा, तो भाभी सारी खट्टी चीजें छुपा छुपा कर खा रही थी, लेकिन आपने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे बताने में शर्म आ रही थी। इसमें कैसी शर्म, ये तो बड़ी खुशखबरी है बहू। हाँ भाभी, आपने तो आज हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कांग्रेचुलेशन भाभी, जग जग जियो बहू। और हाँ, अब घर में छुप छुप के चोरी करके खट्टा खाने की जरूरत नहीं है। अब से जो तेरा मन करे बिना शर्माए खाना। ठीक है माँ जी।